Hello students and welcome to today's biology class. So in the previous class we have completed chapter number 2, that is biological classification, and in that chapter we had discussed about three different kingdoms, that is kingdom Monera, kingdom Protista and kingdom Fungi. Kingdom Plantae and kingdom Animalia we had discussed in very brief. We have not gone into much details of them. Today we'll be starting chapter number 3 of class 11th biology course syllabus, that is plant kingdom. तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? प्लांट किंगडम. तो ये जो पूरा चैप्टर है, दिस होल चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम. हम लोग देखेंगे कि हर एक क्लासिफिकेशन जो होता है प्लांट किंगडम का, उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, किस तरह से वो लोग न्यूट्रिशन लेते हैं. तो ऑल दीज पॉइंट्स विल बी डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर. So this chapter is completely dedicated to plant kingdom. That is chapter number 3, which is highlighted here on your screens. So now let's start this topic. तो प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन, ये प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन करने से पहले हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि ये क्लासिफिकेशन होता कैसे है और किस किस तरह से किया गया है. Now remember, when classification is done, there are different parameters which are taken into consideration. Okay. तो प्लांट किंगडम अभी जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, दैट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसका चौथा किंगडम है. ओके, सो प्लांट किंगडम इज द फोर्थ किंगडम इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन व्हिच वाज गिवन बाय R.H. Whitaker. So the 5 kingdoms are Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. तो फोर्थ वाला जो है वो आपका प्लांट किंगडम है, किंगडम Plantae और प्लांट किंगडम. लेकिन पहली बार प्लांट किंगडम को क्लासिफाई किया था Carolus Linnaeus ने. The first classification of plants was done by Carolus Linnaeus, and the classification system of Linnaeus is called as Linnean classification. Okay, तो आप लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं Carolus Linnaeus का, तो इसके क्लासिफिकेशन सिस्टम को बोला जाता है Linnean classification because it was given by Carolus Linnaeus. Okay, but it is also known as artificial system of classification. कार्लोस लिनियस का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसको आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोला जाता है. नाउ द रीजन इट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज कार्लोस लिनियस डिड नॉट टेक इनटू अकाउंट ऑल द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. कार्लोस लिनियस ने एक बेसिक क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया था और उसमें उन्होंने क्या किया था कि उनका जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स है, उनको ही देख के उन्होंने उसको क्लासिफाई कर दिया. But he did not take into consider their genetics. He did not take into consideration their evolutionary status. He did not take into consideration their status in the ecosystem or interrelationships. तो ये जो natural आपके properties हैं, उनको उसने काउंट में नहीं लिया था. तो इसीलिए कार्लस लिनियस का जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसको बोला जाता है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. What it took into consideration? It took into consideration the morphological characters, मतलब आप लोग बोल सकते हैं फिजिकल कैरेक्टर्स व्हिच आर विजिबल, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स व्हिच जनरली रिप्रेजेंट्स द वेजिटेटिव पार्ट्स व्हिच एक्चुअली ग्रो एंड डेवलप एंड कैरी आउट मेटाबॉलिक फंक्शंस, और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स. तो ये तीन कैरेक्टर्स लेके कार्लोस लिनियस ने क्लासिफाई किया था. अब यहाँ पे रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर जब हम लोग बोल रहे हैं तो ज्यादा एम्फोसिस दिया गया था एंड्रोइसियम स्ट्रक्चर पे. एंड्रोइसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट. ठीक है, तो ये जो एंड्रोइसियम है आपका, this is the male part. The male part of plant is called as androecium. Similarly, the female part is called as gynoecium. ठीक है, तो gynoecium के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं किए थे कार्लोस लिनियस ने. उन्होंने बेसिकली इनका जो मेल पार्ट है एंड्रोइसियम, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, बेस्ड ऑन दैट उन्होंने ये क्लासिफिकेशन कर दिया था. तो इसीलिए इसको हम लोग आर्टिफिशियल बोलते हैं. तो इससे थोड़ा एडवांस आ गया था आपका फिर फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. With time there was modification in classification system, and next the phylogenetic system of classification was introduced, and it was the most acceptable. It was more acceptable than the Linnean system of classification. क्यों? क्योंकि ये natural conditions of an organism उसको ज्यादा ध्यान में रखता था. क्या करता था वो? It emphasized on evolutionary and natural relationship among organisms. तो ये क्या करता था, इवोल्यूशन कैसे हुआ है एक ऑर्गेनिज्म का, उसको भी वो अकाउंट में रखता था. जो जो ऑर्गेनिज्म एक साथ इवॉल्व हुए हैं, एक ही कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं, उनको एक ही ग्रुप में डाल दिया गया. या फिर जिनका नेचुरल रिलेशनशिप ज्यादा है, मतलब उनका नेचुरल एफिनिटीज ज्यादा है, उनका नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा सिमिलर है, उनका प्रॉपर्टीज, उनका बिहेवियर ज्यादा सिमिलर है, दे आर हैविंग द सेम रोल इन इकोसिस्टम एज
the similar other organisms belonging to the same genus. तो उसी तरह से ग्रुप को उनको फ्रेम किया गया। जैसे आप लोग अभी टाइगर और लायन का एग्जांपल ले लीजिए, both of them are placed under Panthera. Reason, morphologically similar, anatomically similar, reproductively similar, ठीक है। बट अब देखेंगे कि उनका जो इकोलॉजिकल स्टेटस है वो भी सेम है। लायन इज द एपेक्स प्रेडेटर ऑफ इट्स ओन इकोसिस्टम, टाइगर इज द एपेक्स प्रेडेटर ऑफ इट्स ओन इकोसिस्टम। तो इनका जो नेचुरल रिलेशनशिप है ऑर्गेनिज्म का वो भी सिमिलर होना चाहिए, तो इसीलिए उनको एक ग्रुप में रखा गया। लेकिन कार्लस लिनियस ने इसको ध्यान में नहीं रखा था। अब आप अगर देखेंगे तो इवोल्यूशनरी स्टेटस ऑफ टाइगर एंड लायन, इवन दैट इज द सेम। बोथ टाइगर एंड लायन हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर, ए कैट लाइक एंसेस्टर। तो ये सब चीजों को जब काउंट करके आप क्लासिफिकेशन करते हैं उसको बोला जाता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, so this is how the classification was meant to be, this is how it changed with time। और फाइलोजेनेटिक सिस्टम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, जैसे आप लोगों को मैं बताया, यहाँ फिर एक और पॉइंट आ जाता है कि ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द सेम टेक्सा हैव कॉमन एंसेस्टर, दे विल हैव ए कॉमन एंसेस्टर, उनका एंसेस्टर कॉमन होगा, तभी जाके आप उनको एक टेक्सा में रख सकते हैं। टेक्सा इज प्लूरल फॉर टेक्सन, जो टेक्सन वर्ड हम लोग यूज किए थे लास्ट चैप्टर के दौरान। टेक्सन इज अ लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, तो हर एक लेवल को एक एक टेक्सन बोला जाता है। किंगडम इज ए टेक्सन, क्लास इज ए टेक्सन, फैमिली इज ए टेक्सन, ऑर्डर इज ए टेक्सन। तो जब प्लूरल में आप बोलते हैं उसको बोला जाता है टेक्सा। ओके, सो हर एक टेक्सा में जो ऑर्गेनिज्म रखा गया है उसके कॉमन एंसेस्टर्स होने चाहिए, मतलब इवोल्यूशनरीली दे शुड बिलोंग टू द सेम लाइन। सो दिस इज कॉल्ड एज द फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये तो हो गया क्लासिफिकेशन का बात। लेकिन जब हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, इट कम्स अंडर टेक्सोनोमी। अब ये टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन जो होते हैं उसके भी फिर अलग अलग टाइप्स होते हैं। सो लेट्स डिस्कस व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, तीनों के साथ डील करता है। लेकिन उसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं टेक्सोनोमी के। पहला वाला है आपका न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी। The first one is numerical taxonomy. As it suggests, it will take into account the numerical data, numerical status of characteristics. Okay, it is carried out by computational data by observing characteristics. It is classified based on numerous characteristics and total number of characteristics they have in common. जो characteristics होंगे उनको वो लोग एक न्यूमेरिकल डाटा की तरह स्टोर करते हैं और उसका सिमिलरिटी देखते हैं कि किसमें किसमें सिमिलरिटी है, the numerical data or the characteristical data. This type of classification is also called as phonetic classification. Various groups linked together based on the degree of similarity. किसमें किसमें कितना डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी है उनके कैरेक्टर्स में, उस हिसाब से इनको क्लासिफाई किया जाता है, उसको बोला जाता है न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी। फॉर एग्जांपल, इन योर स्क्रीन नाउ यू कैन सी देयर इज ए अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। तो हर प्लांट का अलग अलग अरेंजमेंट होता है। तो ये अरेंजमेंट जिसमें है और जिसमें ऐसे 5 या 6 लीव्स हैं, लीफ 1, लीफ 2, लीफ 3, लीफ 4, लीफ 5, लीफ 6। सो ये जो लीव्स हैं किस तरह से हैं और कितने नंबर के हैं, जो जो प्लांट सेम टाइप के पैटर्न शो करेंगे उनको एक साथ एक ही ग्रुप में डाल दिया जाएगा। तो दैट काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम इज कॉल्ड एज न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी। तो यहाँ पे आपका कैरेक्टर्स और उनका न्यूमेरिकल डाटा को कंसिडर किया जाता है और बेस्ड ऑन दैट क्लासिफिकेशन इज डन। ओके, now the second one is cytotaxonomy. The word cyto refers to cell या फिर cell components. Cytotaxonomy, it is based on cytological information of the cell, which includes chromosome number, chromosome structure, behavioral change of the cell. तो ये सब चीजों को जब कंसिडर करते हैं आप लोग, तब वो हो जाता है साइटोटैक्सोनोमी। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि हर एक ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम नंबर अलग अलग होता है। Now you'll find that the species which are closely related to one another, they will have almost equal number of chromosomes. थोड़ा वेरिएशन होगा, ऐसा नहीं कि पूरा सेम होगा, बट there will be almost similar level of chromosomes. जैसे आप लोग चिंपैंजीज और ह्यूमंस का ले लीजिए, हमारे बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स हैं और हमसे सबसे क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव होते हैं चिंपैंजी, उनका होता है 48 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। So they will have almost similar kind of chromosomal number, chromosomal structure or arrangement or behavior. So when you are taking the cellular composition into account and making a classification out of them, that is called as cytotaxonomy. So on your screens right now, you will see that this is the arrangement of chromosomes. So human being का chromosomal arrangement है ये।
हमारे बॉडी में 23 पेयर्स होते हैं, तो हर एक कलर का जो क्रोमोसोम है वो एक एक पेयर है. दिस इज द फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम, दिस इज द सेकंड पेयर ऑफ क्रोमोसोम, दिस इज द थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, फिफ्थ पेयर. वैसे करते करते 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम और एक पेयर ऑफ एलोसोम होता है, यानी XX या फिर XY क्रोमोसोम. तो जब हम लोग ये क्रोमोसोमल स्टडी करके, साइटोप्लाज्मिक स्टडी करके हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं, जिनका सिमिलरिटी होगा उनको एक ग्रुप में डाल दो. So that kind of classification is called as cytotaxonomy. There is one more taxonomy, that is chemotaxonomy. Now, chemotaxonomy involves the chemical constituent of an organism. Organisms having same evolutionary lineage will have similar chemical compositions. तो जब आप केमिकल कंपोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म लेके उसको एक लाइन में डालेंगे, एक इवोल्यूशनरी लाइन में डालेंगे और क्लासिफिकेशन करेंगे, उसका आपका कीमोटैक्सोनॉमी होगा. लाइक टेक द एग्जांपल, कीमोटैक्सोनॉमी का छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा. आपके फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म. Now there is a chemical substance which is produced in the angiosperm but is not produced in the gymnosperm or pteridophytes or bryophytes. That is nectar. क्योंकि आपके जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो फ्लावर बियर करते हैं, और जब फ्लावर बियर करेंगे दे विल अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, एंड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट दे प्रोड्यूस ए वेरी स्वीट लिक्विड कॉल्ड एज नेक्टर. सो ये जो केमिकल सब्सटेंस है ये सिर्फ इसी ग्रुप में प्रोड्यूस होता है, एंजियोस्पर्म में. यू विल नॉट फाइंड दैट इन जिम्नोस्पर्म्स. सो केमिकल सब्सटेंस भी हर एक ग्रुप का अलग अलग होता है, एंड दैट विल डिपेंड ऑन देयर इवोल्यूशनरी लाइनेज एंड देयर रोल इन द इकोसिस्टम. तो कीमोटैक्सोनॉमी क्या करता है कि ये जो केमिकल सिमिलैरिटीज हैं उनको वो अकाउंट में लेता है और उससे वो क्लासिफिकेशन करता है. तो सी, दिस इज नॉट ए सिंगल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज स्टूडेंट्स. जब हम लोग टैक्सोनॉमी बोलते हैं, ये तीनों टैक्सोनॉमी को एक साथ कंसिडर किया जाता है. मतलब उसके केमिकल कंपोजिशन को भी आप देखेंगे, उसके साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर, क्रोमोसोमल अरेंजमेंट को भी देखेंगे, और न्यूमेरिकल स्टडी, मॉर्फोलॉजिकल न्यूमेरिकल स्टडी भी करेंगे. अब ये सारे कैरेक्टर्स देख के तब जाके आपको क्लासिफाई करना है. ठीक है. So these are the three modes of taxonomy: numerical taxonomy, cytotaxonomy, and the chemotaxonomy. Okay. Now based on this, how the plant kingdom has been classified. हम उसके क्लासिफिकेशन को थोड़ा देख लेते हैं. Just give a brief chart of it. तो जितने भी प्लांट्स हैं दुनिया में वो ब्रॉडली दो कैरेक्टर्स में डिवाइड हो सकते हैं. प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड और नॉट डिफरेंशिएटेड. अगर प्लांट बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड है इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, they will belong to the group of thallophytes, algae, fungi. ये ग्रुप हो जाएगा आपका. ठीक है. एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि प्लांट किंगडम के कुछ लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको प्रोटिस्टा में शिफ्ट कर दिया गया है. तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग प्रोटिस्टा में पढ़ चुके हैं, स्पेसिफिकली थैलोफाइट ग्रुप के. तो ये कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कौन से प्लांट्स होते हैं जिनका बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं होता इनटू रूट, शूट एंड लीव्स. ठीक है. लेकिन जिसका बॉडी डिवाइड होता है इनटू रूट, शूट एंड लीव्स, रूट, स्टेम एंड लीव्स, वो फिर दो टाइप के हो जाएंगे आपके. एक होते हैं विथ वास्कुलर बंडल एंड विदाउट वास्कुलर बंडल. वास्कुलर बंडल इज एब्सेंट, वास्कुलर बंडल इज प्रेजेंट. तो जिसका वास्कुलर बंडल एब्सेंट होता है वो सेकेंड ग्रुप ऑफ प्लांट्स बन जाते हैं जिनको ब्रायोफाइट्स बोला जाता है. See, they will be having root, stem and leaves, but they will not be having vascular bundle. Vascular bundle includes xylem and phloem, the transporting tissues. Xylem transports water and mineral, phloem transports the food material. लेकिन अगर vascular tissue है तो उसको बोला जाता है tracheophyta. So this word is not present in your book. If you want, you can write it. So that is called as tracheophyta. मतलब उनके ट्रैकिड्स होते हैं, which are the transmitting molecules, which are the transferring structures. ठीक है. अब अगर vascular tissue है वो फिर दो ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे. क्रिप्टोग्राम where seeds are absent, phanerogram where seeds are present. अगर सीड एब्सेंट है उस ऑर्गेनिज्म में, उस प्लांट में, तो वो बन जाएगा टेरिडोफाइट्स. टेरिडोफाइट्स आर क्रिप्टोग्राम्स, मींस दे डू नॉट बियर सीड और फ्लावर्स. लेकिन अगर सीड प्रेजेंट है तो वो हो जाएगा ग्रुप फेनेरोग्राम का. ठीक है. The plants bearing seed are called as phanerogram and the plants which do not bear seed are called as cryptogram. Cryptogram में एक ही ग्रुप आता है आपका टेरिडोफाइट. तो पहला ग्रुप था थैलोफाइट, सेकेंड ग्रुप था ब्रायोफाइट, तीसरा ग्रुप आ गया टेरिडोफाइट. Now if the seeds are present, phanerogram अगर है, वो फिर दो टाइप में डिवाइड हो जाएंगे. If they do not bear flower and fruit, only bear seed,
नेकेड सीड होता है, उनका फ्लावर और फ्रूट नहीं होता है, दैट इज द फोर्थ ग्रुप कॉल्ड जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है। And if they are seed bearing plants, along with seed they bear flower fruits also. They are called as angiosperms or the flowering plants. ठीक है। So this is how numerical taxonomy, cytotaxonomy और आपका कीमोटैक्सोनोमी को कंसिडर करके जब क्लासिफिकेशन किया गया तो प्लांट का इस तरह का क्लासिफिकेशन है। लेकिन आपके बुक में ये टोटल तो नहीं है, वो डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया है थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में। So this is for your understanding. So plant initially are divided into two groups. Body, if it is not differentiated into root, stem and leaves, thallophyte. If it is differentiated into root, stem and leaf, that can be again of two types. If vascular tissue is absent, xylem phloem is absent, they become bryophyte. But if it is present, they can be again of two types. Seeds absent or seed present. If seeds are absent, they are called as cryptograms. The group is now called as pteridophyta or pteridophytes. If seed is present, again that will be classified into two types. Flowers, fruits are absent with the seed, they will be called as gymnosperms. If they will be having naked seeds, you can say, book में आपका ये word होगा देखना, naked seed, that is gymnosperm. लेकिन अगर seed के साथ flowers और fruits भी present हैं, that will become the flowering plants, which are called as angiosperms. So this is the classification of plant kingdom. So in the next class, we will go into each of these divisions, each of these groups that we have divided: thallophytes, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms, and angiosperms. Thank you. Thank you, everyone.